हाय एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू पीपल। आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। तो स्वागत करता हूं मैं आपको 6 चैप्टर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे लेक्चर में। इसका मतलब यह है कि लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 6 है, दैट मीन्स कि 1 2 3 4 5 तक कवर्ड है। और आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। बाय द वे, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर। एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। स्टार्ट करते हैं सेशन को बच्चों। इस सेशन में हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं क्योंकि पिछले सेशन में हमने बाकी सब कुछ कवर कर लिया था। अभी देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कह रहा है कि देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज बट अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव लर्नड अबाउट द क्वांटिटी स्पीड इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस एंड टाइम। कह रहा है कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमने पढ़ा था कि मास एक प्रकार का क्या हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भैया टाइम एक प्रकार का क्या हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। हर वो चीज फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मगर मेजॉरिटी जो होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। भैया जरा एक्सप्लेन करना कि एक दूसरे से रिलेटेड होती है तो कैसे रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बोला है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। मतलब कि आपका जो स्पीड नाम का ये फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है, स्पीड नाम का फिजिकल क्वांटिटी होगा, ये दो क्वांटिटी को मिला करके बना है। एक है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में ट्रैवल किया, तो दो क्वांटिटी को मिला करके क्या बना है, एक क्वांटिटी बना है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं फोर्स नाम के क्वांटिटी का, तो फोर्स नाम का एक क्वांटिटी होता है जो होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। या फिर अगर मैं एक प्रेशर नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं, तो प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। या फिर अगर मैं वर्क डन नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी का बात करता हूं, तो वो होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब देखो, बेसिकली आपको पता नहीं होगा कौन क्या होता है, लेकिन आपको एक आइडिया तो अभी यहाँ पे आ ही गया होगा कि एक फिजिकल, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी के साथ मिल करके बनता है। थोड़ा सा मैं बीच में आ जाता हूँ कि मैं पूरी तरीके से देखूंगा, थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर लेता हूँ कि थोड़ा सुंदर लगूंगा मैं छोटे में। छोटा हूँ ना, अच्छा दिखता हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ट्राई दिस। यहाँ पे कुछ ट्राई दिस बोला है, तो देखो क्या बोला है। वर्कआउट द एरिया ऑफ योर क्लासरूम विच क्वांटिटीज आर टेकन इनटू अकाउंट टू कैलकुलेट द एरिया। अगर अपने आस क्लासरूम का अगर एरिया देखने जाओगे तो किस चीज को लिया गया है, तो मैं ऑफकोर्स बोलूंगा लेंथ को लिया गया होगा कि कितना लंबा है, ब्रेथ को लिया गया होगा कि कितना चौड़ा है, ठीक है, वॉल्यूम की बात हुई होगी वहां पे कि कितनी कैपेसिटी है उसकी, दैट्स इट। और क्या होगा आपको अंदाजा लगाना है। चलो अब दूसरी हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके बाद है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इन चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 7th स्टैंडर्ड के बाद आप फिर से डिटेल में पढ़ोगे अपने 11th स्टैंडर्ड में, अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो। अभी यहां पे देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम पे क्या लिखा हुआ है हमारे लिए। हमें ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में इट इज इनफ टू सिलेक्ट अ फ्यू आउट ऑफ द मेनी क्वांटिटीज एंड स्टैंडर्डाइज देयर यूनिट। You can see from the above example that the units of this quantities length and time need to be standardized. Such quantities are called as fundamental quantities and their units are called as standard units. Of course, the standard fundamental unit must be available to all and it must not be variable. अभी ये पूरे पैराग्राफ का मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। देखो, ये बहुत ही आसान है कि आप कुछ क्वांटिटीज को बनाने के लिए, जैसा कि हमने बोला फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बाकी के क्वांटिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो। मगर फिर भी अगर मैं आपको कहूंगा लेंथ, ये पेन कितना लंबा है, इसको बनाने के लिए आप किसी और क्वांटिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपको लेंथ तो चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। अगर मैं आपको किसी चीज का मास पूछूंगा तो मास एक इंडिपेंडेंट चीज है, ठीक है, वो किसी और चीज को मिला करके नहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको टाइम पूछता हूं तो टाइम के लिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे डिवाइड करो, नहीं कर सकते हो ना। तो ऐसे कुछ क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल सकते हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से क्वांटिटी होते हैं, वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता। और ऐसी एक लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज हम बनाते हैं। वैसे कितने हैं, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, ठीक है, आप आगे पैराग्राफ में पढ़ोगे। अब एक चीज जरूरी है कि ये जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटी है ये सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, दैट्स इट। यही यहां पे बोला होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से क्वांटिटीज होते हैं, वो क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते। चलिए बहुत बढ़िया, अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड तो सुना ही होगा ना कि एसआई यूनिट, सुना होगा तुमने
कि एसआई यूनिट, लेंथ के लिए जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, ब्रेथ, अगर मैं वॉल्यूम के लिए बात करूँ तो वो हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ फोर्स के लिए तो एसआई यूनिट न्यूटन है। इस तरीके का वर्ड अगर तुमने कहीं सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो आगे सुनोगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये क्या कहता है? एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जो ऊपर मैंने आपको बताया ना कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होंगे उनके यूनिट्स भी होंगे, ठीक है। तो कितने फंडामेंटल हमारे पास? 7 है, और उसके 7 यूनिट्स भी होंगे। दे आर कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, करंटली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है और इसको हम लोग मेट्रिक सिस्टम भी बुलाते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो, द नेम्स एंड द सिंबल्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, टाइम एंड मास इन दिस सिस्टम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एग्जाम्पल के लिए 3 चीजों का यहाँ पे दिया है कि लेंथ मीटर में और उसका सिंबल m है, मास किलोग्राम में मेजर किया जाता है और उसका सिंबल kg है, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है और उसका सिंबल s, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, तो आप लोग बोलोगे भैया डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको पता है टेम्परेचर को हम लोग कैपिटल टी से या स्मॉल टी से दिखा सकते हैं, और इसको हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में। किसमें? केल्विन, और उसका सिंबल होता है ये। एक नया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बट ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। चलिए, अब यहाँ पे एक सवाल पूछा है कि व्हाट इज एन एटॉमिक क्लॉक, वेयर इट इज केप्ट। इसका जवाब मैं आपको दूंगा। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड मीटर, ये भी समझाऊंगा, क्वेश्चन भी समझाऊंगा और इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। स्टैंडर्ड्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे एक चीज लिखा है कि भाई पेरिस में और एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट है जहाँ पे कुछ कुछ चीजों को रखा गया है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या है। लेट्स से कि कैसे पता चलेगा कि इतना ही वजन 1 किलो वजन होता है, इतना वजन 1 किलो वजन नहीं होता है। सवाल तो बढ़िया है ना, कि कैसे पता चलेगा कि इतना वजन 1 किलो होता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। कैसे किसी ने डिफाइन किया होगा कि इतना ही 1 किलो होगा? कैसे पता चला कि 1 मीटर इतना ही लंबा होगा, इससे ज्यादा लंबा नहीं होगा? मैं बहुत पहले तो लोगों ने कुछ भी बोल दिया और हमने मान लिया, ऐसा क्या? नहीं। क्या मीटर इतना लंबा नहीं हो सकता? मीटर इतना ही लंबा क्यों होगा? एग्जाम्पल के लिए कैसे पता चलेगा कि 1 सेकेंड मतलब इतना ही टाइम होगा? इतना टाइम क्यों नहीं हो सकता 1 सेकंड का? मतलब समझ रहे हो तुम? मतलब ये बहुत जरूरी है कि चीजों को स्टैंडर्डाइज्ड किया जाए। अगर चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं होगी तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। कोई बोलेगा 1 सेकंड में आया और आ रहा है 10 मिनट में। कैसे पता चलेगा 1 मिनट मतलब इतना ही लंबा होगा? हम कहते हैं ना 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, लेकिन 60 ही क्यों? 62 क्यों नहीं? 53 क्यों नहीं? 100 क्यों नहीं? 500 क्यों नहीं? 1000 क्यों नहीं? समझ रहे हो? तो देयर इज एन इंपॉर्टेंस कि उसको स्टैंडर्डाइज करा जाए, और इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे तो आपको उसी चीज के बारे में समझ में आएगा। अब हमारे सवाल पे आ जाता है, ठीक है। सवाल क्या है? व्हाट इज एन एटॉमिक क्लॉक, और ये वाला मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ये खुद पढ़ लेना, ठीक है। व्हाट इज एन एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक क्या होता है और उसको कहां रखा जाता है? अगला सवाल देख लो। हाउ इज वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड मीटर। मतलब कि लाइट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है बताने के लिए कि हाँ ये 1 मीटर है। और एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, उसको कहां रखा जाता है? अब देखो, मैं आपको एटॉमिक क्लॉक थोड़ा समझाता हूं। देखो, एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है जब हमें बहुत ज्यादा हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए टाइम का। अब हम जो मेजरमेंट करते हैं टाइम का वो उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन एटॉमिक क्लॉक से जब हम मेजर करेंगे तो हमें एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, भैया इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत क्यों है? आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हो उसमें आपको एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। आप जो जीपीएस इस्तेमाल करते हो, गूगल मैप्स वगैरह, उसमें आपको क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए। चला क्लॉक्स की इतिहास समझते हैं। सबसे पहले सनडायल क्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता, मेरे रिसर्च के हिसाब से जितना मुझे याद है पहले सनडायल्स क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। सनडायल क्या होता है? एक प्रकार का क्लॉक होता है जिसमें ऐसा कुछ रहता है और सन की शैडो बनती है, वो शैडो जैसे जैसे आगे जाती है हम बोलते हैं कि टाइम हो रहा है, ठीक है। फिर वाटर क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद सैंड आर क्लॉक, जो आपको पता ही होगा कि ऐसे ऐसे सिस्टम होता है, उसको उल्टा कर देता है तो रेत नीचे गिरता है। फिर मैकेनिकल क्लॉक का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ जिसमें गियर्स और स्प्रिंग्स होते थे। फिर पेंडुलम क्लॉक, आपको पता होगा कि ये पेंडुलम क्लॉक है। पेंडुलम क्लॉक जब एक बार ऐसे जाता था तो हम कहते थे 1 सेकेंड हो गया। उसके बाद क्वार्टर्स क्रिस्टल क्लॉक इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे कि आपके घर में भी एक क्वार्टर्स क्रिस्टल क्लॉक होगा, जो आपके घर में ऐसा बड़ा सा क्लॉक लगाया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि 1 सेकंड के अंदर जो उसके अंदर जो क्वार्टर्स होता है, जो ग्लास का टुकड़ा होता है बेसिकली किसी एलिमेंट का, वो कितनी बार में वाइब्रेट करता है? वो 32768 टाइम्स वाइब्रेट करता है। तो हम कहते हैं कि 1 सेकंड हो गया। जो 1 सेकंड ऐसे जाता है ना, उसके अंदर उतने सारे पल्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब इतना वाइब्रेशन हो जाता है उसके अंदर। ओके उसके बाद फाइनली हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया एटॉमिक क्लॉक। अब एटॉमिक क्लॉक में अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह एटम का इस्तेमाल किया गया, जैसे कहीं पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जांपल के लिए हम हाइड्रोजन ले लेते हैं और हमें पता है कि हाइड्रोजन जो होगा वो इंडिया में भी उतना होगा, एक हाइड्रोजन का एटम वैसा ही होगा, और इंग्लैंड में भी उतना होगा, पाकिस्तान में भी उतना होगा, यूएसए में भी उतना ही होगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है।
तो हाइड्रोजन इज सेम एवरीवेयर, बट अगर मैकेनिकली किसी चीज को बनाया जा रहा है तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो पीछे जो भी हमने बात किया उन सब में हम कुछ मैकेनिकली बना रहे थे तो उसमें एरर आ सकता है, ठीक है। अब देखो 1967 में स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया गया सीजियम का। सीजियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिव मेटल है। अब ये सीजियम का जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी इट्स अ एलिमेंट, इट्स अ एलिमेंट, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 55, आपके किसी काम का नहीं है अभी के लिए। इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 136 पॉइंट समथिंग, हम मान लेते हैं 137। और ये जो आपके लिए काम का है वो ध्यान से सुनो कि इसका यूज कहाँ करते हैं, मैंने आपको बता दिया, इंटरनेट, उसके अलावा आपका क्या बोला मैंने, जीपीएस वगैरह के लिए, गूगल मैप्स वगैरह के लिए। ये एक सेकेंड के अंदर 9192631770 इतना ऑसिलेशन दिखाता है। मतलब एक सेकेंड में यहां पे इतने ऑसिलेशन होंगे इस एटम के अंदर, इतने बार वाइब्रेशन होगा। जब इतना वाइब्रेशन हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि एक सेकेंड का समय हो चुका है। तो अब आपको समझ में आ गया कि एटॉमिक क्लॉक क्या है। यहाँ पे एटम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी चीज के लिए, और यहाँ पे इतने वाइब्रेशन पे हम एक सेकेंड कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अब लेंथ वाला सवाल था कि भैया कैसे लाइट के स्पीड का इस्तेमाल किया जाता है मीटर को डिटरमाइन करने के लिए। तो देखो मीटर क्या है, इज द लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द वैक्यूम। अब लाइट जो है आपका, जो सूर्य का रोशनी है, वो लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है। वैक्यूम मतलब क्या होता है, खालीपन, ठीक है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइड बाई 299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। मतलब एक सेकेंड के अगर आप इतने टुकड़े करोगे, जैसे मान लो एक पिज्जा है आपके पास और उसके आपने 4 टुकड़े कर दिए, वैसे मान लो कि ये एक सेकंड जितना टाइम और इसके आपने इतने टुकड़े कर दिए, कितने, इतने इक्वल टुकड़े कर दिए, तो उसका जो एक छोटा सा हिस्सा निकलेगा ना, एक छोटा सा हिस्सा निकलेगा, उतने समय में लाइट वैक्यूम में कितनी दूर तक ट्रैवल कर पाया, उसको हम 1 मीटर कहते हैं। समझ गए। एक सेकंड का अगर मैं इतना टुकड़ा करूंगा तो लाइट इतनी दूर लेट से ट्रैवल करेगा, तो मैं कह दूंगा कि ये 1 मीटर है। तो 1 मीटर में लाइट के स्पीड का कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे फाइनली। अब कुछ रह तो नहीं गया बताना, चलो ठीक है, कुछ नहीं रह गया, हमने सारी चीजें बातें कर ली हैं। ये ओके, एक ही पेज पे ये दोनों आ गया, मैंने तो लगा ही, मुझे नहीं पता था। ओके, एनीवेज में अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमें सभी चीजें क्लियर हैं, तो अब ये वाले पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर रॉन्ग। अभी इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कौन सा इसमें रॉन्ग मेथड है मेजरमेंट का, आप आसानी से बता सकते हो। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट मेजरमेंट जरूरी क्यों है, ठीक है। हाउ एक्यूरेट मेजरमेंट मस्ट बी डिपेंड्स अपॉन इट्स पर्पस। अब आपको एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों चाहिए, वो उसके पर्पस पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंगली एन अप्रोप्रिएट डिवाइस हैज टू बी यूज्ड फॉर measurement of a substance that are precious of great importance and used in very small quantities is done meticulously and accurately due to the advancement in the technology. Devices that measure very small magnitudes of quantities like distance, time and temperature are available now. For example, distance and time in connection with very important sports competition, mass of gold, body temperature etc. अब देखो मैं आपको समझाता हूं, आपको एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों जरूरी है, ये डिपेंड करता है आपके मेजरमेंट के पर्पस पे। कुछ जगह पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, जहां पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन किया जा रहा है, वहां पे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वहां पे बहुत जरूरी है कि आप कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, तो कितना लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि अगर जनाब आप वहां पे ज्यादा कर लेते हो तो चांसेस ये है कि बूम धमाका हो जाएगा। समझ में आया। इसके अलावा एक सोनार के पास आप जाते हो तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे लेकर के अगर नहीं देगा तो आपका नुकसान हो सकता है। मान लो किसी लैब में कोई टेस्ट हो रहा है और उस टेस्ट में आपके बॉडी के टेम्परेचर के मेजरमेंट के हिसाब से लिया जा रहा है और वहां पे एक्यूरेसी नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, स्टैंडर्डाइज नहीं है वो, तो बाकी जो दवाइयां बाकी लोगों तक जाएगी वो नुकसानदायक हो सकती है। समझ गए। तो इसलिए भी एक्यूरेट मेजरमेंट जरूरी होता है। स्पोर्ट्स जहां पे हर एक चीज के मूवमेंट को कैलकुलेट किया जाता है, बॉल कितना स्पीड से आया, गिरा वगैरह वगैरह सारी चीजें, वहां पे एक्यूरेट मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्पस कि आप किस कारण से मेजरमेंट ले रहे हो। आई होप कि आपको ये रीड करके मैं आपको पूरा समझा चुका और आपको साथ ही साथ पूरा मतलब भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम चलते हैं मेजर कॉजेस ऑफ एरर इन मेजरमेंट। अब आपके मेजरमेंट में एरर क्यों आ सकता है, आप क्यों गलत मेजरमेंट ले सकते हो। इसका पहला कारण है नॉट यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिवाइस। जो भी डिवाइस का आप इस्तेमाल कर रहे हो मेजरमेंट लेने के लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट नहीं है इन द सेंस
सही डिवाइस नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली, आप जो भी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हो आप उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, दैट कैन बी अ रीजन जिसके कारण आपका मेजरमेंट गलत हो सकता है। आपने लेंथ मेजर कर रहे हो, लेट्स से ऐसे रखने की जगह आपने ऐसे रख दिया। मेरे पास अगर यहाँ पे स्केल लाने की फैसिलिटी अगर अवेलेबल होगी तो मैं आपको यहाँ पे, आई थिंक स्केल तो आता है बेसिकली, मगर मुझे पता नहीं है कि स्केल कहाँ से आता है, ठीक है। अगर सच बताऊं तो मुझे नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि मैं इतना इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। तो मैं अगर आप स्केल को ऐसे रख लोगे तो गलत मेजरमेंट आ जाएगा, समझ रहे हो। तो दूसरा कारण ये हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्ती, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर दैट कैन, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज कर रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट जहां पे से आया है, लेट से कि आपका ये स्केल है और इस पे जो ये मेजरमेंट इस तरीके से वही गलत है, कैलिब्रेशन गलत हुआ है उसका मतलब, उस पे जो छपाई है वही गलत है, तो दैट कैन बी अ रीजन। तो ऐसे आपको एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, डू यू रियली गेट एज मच एज मेनी एज पेट्रोल एज द पेट्रोल पंप इंडिकेट्स, बहुत बार नहीं, ठीक है। टू इंश्योर दिस इट इज नेसेसरी टू चेक इट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड मेजर फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। सिमिलरली इट इज नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेजर यूज्ड इन द मार्केट। अब यहाँ पे दो चीजें बोल रहा है कि क्या आप जब पेट्रोल खरीदने जाते हो तो जितने के लिए आप पैसा देते हो क्या उतना ही पेट्रोल आपको मिलता है? अगर आपका जवाब हाँ है, अगर आपका जवाब है कि हाँ भाई मिलता है, तो आप एक बार चेक कर लिया करो। स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो वेट्स मार्केट में अवेलेबल है वो भी स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, वरना कोई भी कितना भी देगा, ठीक है। वाइल बाइंग थिंग्स एट ग्रोसरी शॉप द वेजिटेबल मार्केट, रिमेंबर टू लुक आउट फॉर द फॉलोइंग एंड टेल द गार्डियंस टू डू सो। मतलब कह रहा है कि जब आप सब्जी वब्जी खरीदने जाते हो तो वेट पे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। ये मत देखो कि वो पत्थर के हिसाब से तुम्हें दे रहा है, और अपने मम्मी पापा को भी अवेयर कराओ इस चीज़ के बारे में। तो देखो क्या है, डज द बैलेंस कैरी द स्टैम्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर। तो देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ वेट एंड मेजर, क्या वो वेट एंड मेजर का स्टैंडर्डाइज स्टैंप है उसके ऊपर, वो ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है, इज द बैलेंस स्टेबल, इट इज द पॉइंटर ऑफ द बैलेंस अपराइट, क्या जो बैलेंस है वो स्टेबल है, क्या वो ऐसे ऐसे तो नहीं हो रहा है बार बार फालतू में ही, ये देख लो। उसके बाद क्या लिखा है, इज द वेट मेड अप ऑफ मेटल, क्या मेटल से बना हुआ है, हाउ इज द बैलेंस हेल्ड, किस तरीके से उसको पकड़ा गया है। अगर उसको इस तरीके से पकड़ा जाए, इस तरीके से पकड़ा जाए, उसमें भी चीटिंग करी जा सकती है, ठीक है। हैज द अंडर साइड ऑफ द पैन ऑफ द बैलेंस बिन टेम्पर्ड विद, क्या जो पैन है ऐसा तो नहीं है कि जिसमें तुम्हें सामान रख के दिया जा रहा है उसका वजन ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पैन यहाँ पे रखा हुआ है जिसपे वेट रखा हुआ है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखो, चीटिंग हो सकती है तुम्हारे साथ। अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जागो ग्राहक जागो के लिए क्या क्या चीजें है। तो देखो, टू प्रिवेंट द कंज्यूमर्स फ्रॉम बीइंग चीटेड, अ वेट एंड मेजर सब डिवीजन फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ फूड अर्बन सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि जो कंज्यूमर्स है, जो ग्राहक है, उनके साथ चीटिंग ना हो इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, ठीक है। ऑफिसर्स ऑफ दिस सब डिवीजन विजिट एट डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड as certain whether the weights and the balance being used are proper or not। इन इस डिपार्टमेंट के जो पुलिस ऑफिसर्स है, जो ऑफिसर्स हैं, वो जगह जगह पे जाकर के देखते रहते हैं कि जो भाई हो रहा है वो सब सही हो रहा है कि नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं, और नहीं है तो उसके हिसाब से एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है। इट इज बाइंडिंग बाय द लॉ टू यूज स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर। ये लॉ कहता है, कानून कहता है कि आप सही चीजों का इस्तेमाल करो। इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द वेट्स एंड मेजर सब डिवीजन टू ग्रांट लाइसेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स रिपेयर्स एंड वेट्स ऑफ द मेजर। मतलब क्या कह रहा है, जो वजन है, काटा है, वो बनाने के लिए, या फिर जो वेट है उसको बनाने के लिए अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले रही है तो इन्हीं की जिम्मेदारी है कि ये उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करे और उसके बाद दे, और वहां से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी ध्यान रखे, टाइम टू टाइम जाकर के चेक करते रहें कि ऐसा ना हो कि मार्केट में कुछ फॉल्टी चीज आ रही है। ओके, अब इंटरनेट माय फ्रेंड, ये वाला टॉपिक तुम रीड कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। और दैट्स इट फॉर दिस। डू यू नो, यहाँ पे कुछ बोला है कि आपको यहाँ पे कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, 1000 मेट्रिक मिलियन क्यूबिक मीटर एंड ऑल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप खुद पढ़ लेना, एंड दैट्स इट, ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ये कुछ भी खास नहीं, यहाँ पे जस्ट कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एंड इतना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। तो कितने मिनट का वीडियो बना? ऑलमोस्ट 18 मिनट का वीडियो बना, लेकिन अगर आप मेरे वीडियोज अभी देख रहे होगे ना तो आपको ये रियलाइजेशन हो रहा होगा कि भैया बहुत डिटेल में जाते हैं। खैर, भैया आपको 8 स्टैंडर्ड में भी पढ़ाएंगे, भैया आपको 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाएंगे साइंस। ओके, कुछ तो बटन दब गया, सॉरी 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 ओके, तो भैया आपको 8 स्टैंडर्ड में भी पढ़ाएंगे, भैया आपको 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाएंगे, भैया आपको 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाएंगे, भैया आपको 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाएंगे, और भैया आपको 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाएंगे जब तक आप आओगे तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को करना शेयर, कि जब आप इतने दिनों तक एक ही टीचर से पढ़ोगे ना तो बदलाव आएगा भैया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बनाया 7th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो मेरा एक और चैनल है जिसको आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, ईजी लर्निंग नाम से, ठीक है। आप लोग काफ़ी छोटे प्यारे भाई बहन हो मेरे, तो इसको सर्च कर लेना और इसको भी सब्सक्राइब कर लेना।
बहुत प्यारा चैनल है वो भी, ठीक है, उस पर भी कुछ कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा अगर आप लिख सकते हो कमेंट में तो जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। एंड अगला चैप्टर हम डेली अभी एक चैप्टर डालने का मैंने प्लान बनाया, क्योंकि मुझे पता है मैं बीच में थोड़ा सा गैप में शिफ्टिंग वगैरह कर रहा था घर का, तो नहीं हो पाया। तो अगला मैं कोशिश करूंगा कि मोशन फोर्स एंड वर्क वाला जो चैप्टर है, देखते हैं कितना बड़ा है। ओहो बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है ना थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। और उसके बाद एक बच्चा कह रहा था कि 9th चैप्टर चाहिए, तो ये भी चैप्टर हम लोग फट से, ये चैप्टर तो छोटा होता है तो ये फट से कर लेंगे। मतलब मान लो आपके डेली वीडियोस आएंगे और आपके सारे चैप्टर्स मैं खत्म कर दूंगा, इट्स अ प्रॉमिस, ठीक है। और माइट भी एक बच्चे का कमेंट देखा था मैंने कि भैया 9th चैप्टर पढ़ा दो उसको, शायद हीट वाला चैप्टर नहीं समझा है, तो ये कल वन शॉट में हीट वाला चैप्टर आ जाए, माइट भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे किसी भाई बहन ने रिक्वेस्ट किया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको पूरा करूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।